हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का चैप्टर 2 है, और जो कि चैप्टर का नाम है जो कि ल्हासा की ओर है, और ये जिसके लेखक है राहुल सागरत्यान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, और यही है आपका ये चैप्टर का नाम। ठीक है, चलिए। वहाँ नेपाल के तिब्बत में जाने का मुख्य रास्ता था। फरी लड़कियों के रास्ता जब नहीं खुलता था तो नेपाल की नहीं हिंदुस्तान भी चीज़ें इस रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारी ही नहीं, सैनिक रास्ते भी आता था। इसीलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां किले बने हुए हैं जिनसे वे कभी कभी चीनी पलट रहे थे करती थी। आजकल तो वह फौजी में मकान गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भी भाग में जहां किसानों अपना बसेरा बना लिया, वहां पर घर कुछ आपदा दिखाई पड़ते थे। ऐसे भी परिस्थिति एक चीनी किला था कि वहां पर चाय पीने के लिए भी ठहरे तिब्बत यात्री के लिए बहुत तकलीफ होता था। ठीक है, और कुछ आराम भी बातें भी हैं। यहाँ पर जाति पाति छुआछूत सवाल नहीं है। ठीक है, मतलब जाति पाति छुआछूत कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद औरतें वहाँ पर पर्दा नहीं करती थी। बहुत से निम्न श्रेणी भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल भी घर के भीतर चले जाते। चाहे आप बिल्कुल अवसरित हों तभी घर में बहू या फिर सास अपनी झोली में चाय दे सकते थे। वह तो आपके लिए ऐसा कुछ पका पका देती थी। मक्खन सोडा नमक दीजिए। क्या चाय चोरी कूटकर अपने दूध वाली चाय के रंग में बिना मिट्टी के टोटीदार बर्तन कोटी में रखकर आपको देगी। यदि आप बैठ जगह चूल्हे की दूर हैं तो आपको डर ही सारा मक्खन आपकी चाय के रंग में बिना मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको देगी हो। यदि आप बैठी जगह पर चूल्हे पर दूर हैं तो आपको डर है कि वह सारा मक्खन आपकी चाय पर नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरी मत्थल ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार कर जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। फिर पड़ती है कि चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी आया और हमने से दोनों चीटे पर दी। और शायद आप उस दिन हम तोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए जहां पर सुनती कि जहां पर जान पहचान थी। वे भिखमंगे में भी रहते थे। ठहरने पर के लिए अच्छी तरह मिली। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसके अब दोस्त है। ठीक है, सुनती नाम है, तो वहाँ पे दोस्त है, तो जो भी जहाँ गया था तो उसे जान पहचान की थी। ठीक है, तो 5 साल के बाद जब हम इसी रास्ते पर लौटे थे तो भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़ा सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और ना हमें एक सबसे गरीब झोपड़े पर ठहरे थे। वहाँ पे मतलब वो लोग गए थे तो वहाँ पे लोगों ने क्या कहा, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं दी। ठीक है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे इसका दोस्त मिला सुमति नाम का। ठीक है, तो उसे जाके झोपड़ी में रहा। ठीक है, तो बहुत लोग कुछ लोग उस वक्त मनोवृत्त निर्भर थे। खासकर तो शाम के वक्त छड़ पीकर कुछ होश को खो दे, मतलब वहाँ के कहते थे, मतलब पी पा के मतलब अपने सुख को खो देते थे। अब उन्हें पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ऐसा चीज कर देते थे। अब हम सबसे विकट डांडा थोड़ला पर पार कर रहा था तो डाके तिब्बत के सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों के कोई गांव गिराव नहीं होते थे। नदियों मोड़ तथा पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि डाकू के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सजा भी मिल जाती है, लेकिन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमी के लिए कोई भी परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग, पुलिस उतना खर्च नहीं करती और वहाँ के गवाह के भी कोई भी मिल नहीं सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, उसके बाद कुछ पैसे लेते थे, फिर हथियार कानून ना रहने के कारण यहाँ पर लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लेके फिरते थे। ठीक है, मतलब वहाँ पे अगर कानून नहीं रहता था तो वहाँ पे लोग बंदूक तथा पिस्तौल लेके घूमते थे। और डाकू अगर यदि जान से ना मारे तो उसे खुद अपने प्राणों को खतरा है। गांव में हम मालूम हुआ कि पिछले की साल थोड़ला के पास रहने वाले 7 खून इतनी परवाह नहीं करती। क्योंकि
यहाँ हम भिखमंगे थे, जहाँ तक कैसी भी सूरत देखते थे टोपी उतार भी जीभ निकाल ऊंची ऊंची दया दया बस वैसा कहने भी मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़े की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामने लदार कैसे चलते। अगला पहाड़ 16 से 17 मील कम नहीं थी। मैंने तो सुनती की कहा कि यहाँ लटकोट की तरह के लिए दौड़े गए, कर लो सामान भी रखेंगे लेंगे और चढ़ेंगे। फिर उधर से बोला कि दूसरे दिन बाद घोड़े के सवार होकर की ओर चले तो डांगे पहले ही एक जगह चाय और दौरे के वक्त काढ़े के ऊपर ना पहुंचे। हम समुद्र तल से जो कि 17 से 1000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्खन तरफ के पूर्व पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों स्वर्ण शिखर चले गए थे। तो भीटे और दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल गंदे थे, ना वहाँ पर बर्फ ना सफ़ेदी थी, ना ही किसी तरह की हरियाली। और उत्तर की तरह बहुत कम बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती। सर्वोच्च स्थान पर दाढ़े देवता स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों के रंग बिरंगे कपड़े झाड़ियों के सजाया गया था। जब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था तो चढ़ाई को तो कुछ थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन ऊंचाई बिल्कुल नहीं थी। साथ में एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, तो मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। तो मैंने समझाया कि चढ़ाई थकावट के कारण ऐसे कर रहा है। और जब लोग ऊपर चढ़ने लगे तो उनकी घोड़ा क्या हुआ, धीरे चलने लगा। तो उनको ऐसा लगा कि इनका घोड़ा जो थक गया है इसलिए वो चल नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसको कुछ मारने के लिए नहीं समझा। फिर धीरे धीरे बहुत बिछड़ गया और देसियों तरह घोड़े को ढूंढता हुआ चला जा रहा है। तब क्या हुआ कि वो थकावट चल नहीं रहा था, तो वो अपने साथियों से क्या हुआ, बिछड़ गया। ठीक है, फिर घोड़ा जा रहा था तो पीछे जब दो जोर देने लगता तो वहाँ पर सूत कपड़ा आता और एक जगह रास्ते पर फूट रहते थे। तो मैं बताया कि रास्ता मील 1.5 मील चला तो आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लड़कों रास्ते दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी पहाड़ पर चला। तब क्या हुआ कि वो जब वो बिछड़ गया तो लिखा हुआ पता नहीं चला कि किस रास्ते से जा रहा है। तो दाहिने तो वो मुड़ गया था। तो फिर उसने 4-5 बार करीब गांव में मील भर था तो सुनती इंतजार कर रहा करते हुए मिले। और यहाँ पे मंगोले मुंह के वैसे ही लाल होता वैसे ही होता वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैं 2 टोकरी कुंडे फूल डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। तो मैंने बहुत नरमी जवाब दिया कि लेकिन मेरा तो कसूर नहीं है मित्र, देखा नहीं रहे हो कि कैसे घोड़ा मुझे मिला। मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। तो खैर, अब सुनती जिंदगी जल्दी जल्दी गुस्सा आता था तो इतनी ही जल्दी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। लटकोट के बाहर एक अच्छी जगह पर ठहरे थे और यहाँ की उनके अच्छे यजमान थे। पहली चाय सुट खाया और रात को गरम गरम थुक्का मिला और रात को मिलेंगे। अब हम तिड़की विशाल मैदान थे जो पहाड़ों पर गिरा टापू सा मालूम था, जिससे दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिड़की समाधि गिरी। लिखेंगे कि उस पहाड़ी का नाम बताइए कि जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी के मैदान में दिखाई पड़ती थी। ठीक है, तिड़की तिड़की समाधि गिरी। ठीक है, याद रखेंगे पहाड़ी। आपस में गांव में भी सुनती कितने यजमान थे। कपड़े तो पतली पतली चीरी बिस्तियों में गंदे खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि बोध गया में लाए गए कपड़े खत्म हो गए जाने पर किसी भी कपड़े का बोध गया का गंडा बना लेते थे। अपने तो यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैं तो सोचा ये तो हफ्ता उधर भी लगा देंगे। तो मैंने कहा कि जिस गांव में ठहरा हूँ उसी समय भी गन्ने बांटे दो, मगर आसपास के गांव में एक मत जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें लहासा की पहुंचे रह दूंगा। सुनती स्वीकार तो किया, पर दूसरे दिन हमारे भरिया ढूंढने कोशिश की, लेकिन कोई भी ना मिला। तो सवेरे ही चल दिए। और तो अच्छा था, लेकिन 10 से 11 बजे धूप चलना पड़ रहा था। तो तिब्बत की धूप बहुत कड़वी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े सिर पर ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप तो दो बड़े सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट में धूप जल रहे थे तो पीछे तो आप कंधा बर्फ हो रहे थे। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी ली, ठंडा हाथ में लिया, चल पड़े। और यदि सुनती परिचित दिलगिन में भी थे, लेकिन ये भी यजमान के मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना देकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत जमीन पर बहुत अधिक बड़े जगीदारों पर बैठी थी। तो इन जगीदारों पर
तो इन जगीदारों पर ज़्यादातर शीशों मठों बिहारों में है। अपनी अपनी तो जगीदार हर के जगीदार कुछ खेती भी करता था, जिसके लिए मजदूर बेकार मिल जाते थे। खेती तो इंतजाम देखने के लिए वह कोई भी बिच्छू बेचता था, तो जो राजगीर आदमी के लिए राजा कम नहीं होते थे। शेखर खेती के बिच्छू नस्में भद्र पुरुष थे, वह बहुत प्रेम से मिले था। हालांकि से बख्ता मेरे भेष ऐसा नहीं है, जिन्हें उन्हें ख्याल रखना चाहिए। वहाँ पर एक अच्छा मंदिर था। तब वहाँ पे क्या आता है, एक मंदिर आता है, ठीक है, जिसमें उसमें उन्होंने कंजूर की कुछ बुंदन की अनुवाद की कुछ हस्तलिखी की पोथियाँ थी, ठीक है, 103 थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो लेखक है वो पढ़ने में क्या था, मेरा आसान है। और ये क्या था कि वही लगा, बड़े मोटे कागज अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, ठीक है। और एक एक पोथी से 15 से कम नहीं रही होगी। सुनती फिर आसपास से अपने यजमानों से जाने के बारे में पूछा, तो मैं पुस्तक के भीतर था, इसीलिए मैंने इन्हें जाने के लिए कह दिया। तो दूसरे दिन भाग गए। मैंने समझा कि 2 से 3 लगेंगे, लेकिन वह तो दिन दोपहर भर चलाए। तिड़री गांव में बहुत दूर नहीं था, तो हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और बिच्छू नस्ल में विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है, तो इतना ही है। आई होप गाइस कि आपको ये स्टोरी कुछ समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि बुक को रीड करना पहले बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। इससे कुछ कुछ हमें मेन मेन पॉइंट भी पता चलता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट।